जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से खोटा किंग ऑफिशियल पे। आइए हम बात करेंगे खोटा गद्य पद्य संग्रह के गद्य भाग में। हम अंतिम कह सकते हैं कि एक एकांकी नाटक पढ़ना है हम लोगों को, जो है कि डाह नाटक। तो डाह नाटक का दरअसल ये एकांकी नाटक है जिसमें से आपको केवल एक अंक का एक दृश्य इसमें से पढ़ना है आपको। तो उन चीज़ों को हम कवर करते हुए चलेंगे और सारा जो भी इसमें दिया हुआ है वो सारा चीज़ कंप्लीट करते हुए चलेंगे हम लोग। सबसे पहले ये बता दें कि डाह नाटक को जो लिखा गया वो सुकुमार के द्वारा लिखा गया है। इनका पूरा नाम सुरेश कुमार विश्वकर्मा है। तो ये नाम आपको याद रखने, सुकुमार जी का पूरा नाम क्या है, तो सुरेश कुमार विश्वकर्मा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। इनका जन्म जो है वो 2 नवंबर 1956 ईस्वी को भेंडरा गांव में हुआ है ना। हालांकि यहाँ पे गिरिडीह लिखा हुआ है लेकिन गिरिडीह नहीं है, ये थोड़ा सा मिस्टाइप हुआ है, बोकारो में भेंडरा है, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा ध्यान दे देंगे। इनके माता का नाम राधा देवी जबकि पिता का नाम विश्वनाथ विश्वकर्मा है। तो इतना चीज़ आपको कुल मिलाकर के इसमें याद रखना है। उसके अलावा बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाना है। आइए बता दें कि इनके बारे में कि ये खोटा के साथ साथ कुछ हिंदी में भी इन्होंने रचनाएं की है, जैसे हरिश्चंद्र तारामती, ज्वाला दहेज की, ये कुछ रचनाएं जो वो हिंदी में इन्होंने लिखी है। हालांकि इसके बारे में हम क्वेश्चन में शामिल किए हैं, तो इन चीज़ों को हम बात करेंगे। सिकंदर आजम, हरिश्चंद्र तारामती और ज्वाला दहेज की, ये तीनों हिंदी का नाटक है जो कि सुकुमार जी के द्वारा ही लिखा गया है। तो ये खोटा के अलावे हिंदी में भी ये कई सारी रचनाएं जो वो इन्होंने लिखी है। आइए हम बात करते हैं डाह एकांकी नाटक की ओर चलते हैं और इसमें से हम समझने का प्रयास करेंगे। उसके पहले थोड़ा सा हम बता दें, इसका जो हाईलाइट दे रखा है उसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इसमें दिया कि ई रचना में गोटीना खोटा नाटक डाह से ई एकांकी पहचल गेल है। यानी ये जो डाह नाटक, पूरा डाह नाटक है, उसके बारे में तो हम पहले वीडियो बना चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, वहाँ से आप जो है वो इस वीडियो को देख पाएंगे। विवेक कारखाना मजदूर और शेखर खेतिहर, ये दुइयो भाई कुटचाल और डाही बिरसठ कैसे भीनू करव है। यानी विराट यहाँ पे होगा, बिरसठ नहीं विराट होगा, है ना। विराट कैसे भीनू करवे है सेहे देखवल गेल है, डाह कर लें दूसरों के संगे आपनो मटियामेट हो जाए। तो यहाँ पे दरअसल क्या है कि इस एकांकी नाटक में सिर्फ यहाँ पे एक कह सकते हैं कि उसका बीच का पार्ट लिया हुआ है। ठीक है, ये पूरा डाह नाटक आपको यहाँ पे नहीं पढ़ना है। एकांकी का अर्थ ही होता है जिसमें केवल एक अंक की बात की गई हो, और बहुअंकी हो गया जिसमें एक से अधिक अंक की बात किया गया हो। तो आइए चलते हैं डाह नाटक के उस दृश्य की ओर, हम समझने का प्रयास करते हैं एक एक करके सभी चीज़। तो थोड़ा सा हम इस नाटक के बारे में हम बता दें। इसमें से जो कुछ पात्र हैं उन पात्रों के बारे में हम बता दें, उसके बाद हम आगे जो वो बढ़ते हुए चलेंगे। हालांकि आपको यहाँ पे उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, लेकिन फिर भी उनके पात्रों को जानना आपको काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है इस नाटक में। तो विवेक और शेखर ये दो भाई होते हैं, जिसमें से विवेक जो वो बड़ा भाई है और शेखर जो है वो छोटा भाई है। विवेक से रेवती इंजीनियरिंग वर्क्स जो कि एक कारखाना है वहाँ पे वो कार्य करता है। पहले तो वो कह सकते हैं कि छोटे पद पर होता है और बाद में उसको जो वो फॉरमैन में उसका जो वो प्रोन्नति होता है, प्रमोशन होता है। और उसी के अलावे और बात करें तो सेठ रेवती प्रसाद जो कि उस इंजीनियरिंग वर्क्स का मालिक रहता है। ध्रुव सिंह उस कह सकते हैं कि कारखाना का मैनेजर है। विराट एक वो चालबाज लड़का है। जग्गा उसी कारखाना का एक सुपरवाइजर है। दरअसल विवेक और जग्गा ये दोनों सुपरवाइजर ही रहता है शुरुआत में, लेकिन विवेक का प्रमोशन होकर के वो फॉरमैन बन जाता है। इसी कारण से जो वो जग्गा और विराट जो वो काफ़ी ज़्यादा जलते भी हैं कि देखो हम लोग भी एक ही साथ आए थे, लेकिन हम लोग जहाँ का तहाँ रह गए, और विराट जो वो देखो उसका प्रोन्नति हो गया, प्रमोशन हो गया और वो फॉरमैन बन गया, यानी उससे अगला पोस्ट जो उसको मिल गया। गुप्ता जी और बख्शी जी, यहाँ पे दो वकील के बारे में बात किया गया है, जो कि गुप्ता जी एक सरकारी वकील है और बख्शी जी दूसरे तरफ के वकील हैं। इसके अलावा इसमें बात करें तो बंटी और मुन्नी ये दो ऐसे पात्र हैं जो कि विराट के बेटा और बेटी के बारे में यहाँ पे बात किया गया है। साथ ही साथ किशन लाल जो कि विवेक का जो पैसा चुरा लेता है, जो इसका नाम किशन लाल, यहाँ पे चोर का जो नाम रखा गया वो किशन लाल है। और भेजता कौन है तो सेठ रेवती प्रसाद जो वो चोरी करने के लिए भेजता है, लेकिन चोर का नाम आपको याद रखने किशन लाल रहता है। रचना और भावना इसके दो स्त्री पात्र हैं इस नाटक के, रचना और भावना। जबकि एक लड़की का नाम है मुन्नी जो कि
एक लड़की छोटी सी बच्ची है, विराट की बेटी है। तो ये 3 पात्र हैं। हालांकि आपको अगर सवाल में पूछे कि डाह नाटक में कई गो जनी पात्र है, तो आपको वहाँ पे 2 ही आंसर करना है, क्योंकि जनी के बात किया जा रहा है तो वहाँ पे 2 पात्र होगा। ठीक है, आइए हम शुरू करते हैं इस नाटक को। 2 भाई विवेक और शेखर, ये दोनों का अच्छा कारोबार, अपना अच्छा घर द्वार चल रहा होता है। विवेक की पत्नी रचना भी कहीं ना कहीं पूरा घर को संभाले हुए रहती है। विवेक और शेखर की जब माँ मर जाती है तो दोनों भाई में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन कहीं ना कहीं माँ मरने के बाद जब विवेक की शादी होती है और रचना जब घर में आती है, तो कहीं ना कहीं उस कमी को, जो कि एक माँ की कमी खल रही थी दोनों भाई को, उस कमी को कहीं ना कहीं थोड़ा सा पाट पा रही थी, उस कमी को थोड़ा सा दूर कर पाई थी, जिसके कारण से दोनों भाई जो और रचना, ये तीनों काफ़ी ज़्यादा उमंग के साथ, अपना हर्षोल्लास के साथ अपना जीवन यापन कर रहे होते हैं। बड़ा भाई विवेक वो अपना कारखाना में दैनिक जीवन में जो भी अपना ड्यूटी रहता है, ड्यूटी करके आता है, फिर घर का कार्य थोड़ा बहुत संभालता है। जबकि वहीं छोटा भाई शेखर जो है वो खेती बाड़ी में अपना काम धाम में लगे रहता है, और दोनों भाई मिल करके काफ़ी ज़्यादा मन लगा करके अपना काम धाम करता है और घर को संभाले रहता है। इस प्रकार से दोनों भाई का सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। और सेठ रेवती प्रसाद, जो कि एक कह सकते हैं कारखाना का जो मालिक रहता है, उसके यहाँ काम करने के लिए विवेक जाता है। काफ़ी ज़्यादा ईमानदारी के साथ विवेक काम करता है। लेकिन बाद में होता क्या है कि कहीं ना कहीं विराट और विवेक एक समय काफ़ी ज़्यादा अच्छे दोस्त होते हैं। एक समय ऐसा होता है जब विराट और विवेक दोनों भाई के जैसे पूरा दोस्ती इन लोगों का चलता है। लेकिन विराट क्या था कि एक चालबाज लड़का, कह सकते हैं कि कोरिया टाइप का लड़का था, बड़ा ही आलसी था, ना ढंग से वो काम करता था, ना रेगुलर जो वो टाइम पर वो कारखाना पहुंचता था। उस टाइम उसको वो इसलिए बच जाता था क्योंकि वो सुपरवाइजर जो जग्गा था, उसका दोस्त, उसके अंडर में वो काम करता था, जिसके कारण से क्या था कि वो बार बार बच जाता था। लेकिन इसका शिकायत जो वो एक बार मालिक को पता चल जाता है, जिसके कारण से विराट को जो वो सुपरवाइजर जगह के यहाँ से हटा करके वो विवेक के अंडर में काम करने के लिए बोल देता है कि अब तेरा सुपरवाइजर जो है, यानी तुम जिसके अंडर में काम करेगा वो विवेक है, अब तुम विवेक के अंडर में काम करेगा। इसके कारण से क्या कि जगह उसे समझाता है कि तुम बोलते थे कि तुम थोड़ा सा ढंग से काम किया करो, देखो अब तुम्हें जो वो विवेक के अंदर में काम करना पड़ेगा। और जैसे पता ही है कि विवेक जो वो थोड़ा बहुत भी काम में वो कंप्रोमाइज़ नहीं करता है, अगर थोड़ा भी गलती वहाँ पे करेगा तो वो तुरंत कंप्लेंट जो वो मालिक के यहाँ और ऑफिस में मैनेजर के यहाँ कर देगा। और हुआ भी वही। कहीं ना कहीं इस प्रकार से विराट जो वो लगातार जो आलस्यपन था, जो कह सकते हैं कि देर से ऑफिस कारखाना जाना, सही ढंग से कभी काम नहीं करना, बहुत ज़्यादा छुट्टी करना, और जब उसका पैसा करता था वो बड़ा ही मतलब कह सकते हैं कि किचकिच करता था। अब हुआ क्या कि विवेक जो वो इसका कंप्लेंट जो वो लगातार ऑफिस में करने लगा, जिसके कारण से इसका जो वो हाजिरी कटने लगा, तो पैसा भी कम मिलता था, तनख्वाह भी कम मिलने लगा, जिसके कारण से क्या कि विवेक और विराट का ये दोनों का दुश्मनी जो वो यहीं से शुरुआत कहीं ना कहीं हो जाता है। हालांकि इसकी दुश्मनी जो पिछले जब इसका प्रोन्नति यानी प्रमोशन होता है तो वहीं से दोनों का दुश्मनी तो शुरुआत हो जाता है। लेकिन बाद में क्या है कि जब विराट के ऊपर में और ज़्यादा जब होने लगता है कि बार बार ये हमें जो वो हमारा कंप्लेंट जो वो कर रहा है कारखाना में, कहीं ना कहीं अब इसे जो वो दिखाना पड़ेगा, इससे बदला लेना पड़ेगा। और इसी का फ़ायदा उठाता है कि विवेक का भाई जो शेखर है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मंदबुद्धि किस्म का इंसान रहता है। दोनों भाई में वो हमेशा खेती बाड़ी में अपना लगा रहता है, दिन रात वो खटता है। तो उसको क्या कि उसको बहकाने का प्रयास करता है कि तुम्हारा भाई जो ऐसे है वैसे है। धीरे धीरे दोनों भाई में जो वो अलगाव करने की स्थिति जो वो उत्पन्न करता है, और यहीं से इस एकांकी नाटक की शुरुआत होती है। तो चलिए इस नाटक को हम एक एक करके समझते चलेंगे और यहाँ से आपको जो वो सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। जग्गा और विराट ड्यूटी से घूर रहलत। अब यहाँ पे क्या है कि दोनों जग्गा और विराट ये दोनों ड्यूटी से घूम रहे होते हैं। तो जग्गा बोलता है कि विराट आज तो एक कारखाने कौन अजगुत देख लें। विराट बोलता है कि केकर बारे में कहे हैं। जग्गा बोलता है अरे ओहे विवेक के बारे में कहियो, आज छुट्टी मांग ले है ऑफिसे आयल हल, बुझा हल है जैसे मौगी से झगड़ा करके आयल है रहल है। सही तरी विराट उ मौगा मौगी से की लड़तक, हमरा तो कोनो दोसर नियर बुझलक। जग्गा बोलता है कि कैसा लगा तुम्हें। तो बोलता है कि हमरा बुझा है कि आज जरूर दुइयो भाई में टाना खींचा भेल हत।
जगह फूसे के तनी आस्ते बजिक शेखर आए रहल है। तो विराट बोलता है कि आज बड़ी चाड़े घूर रहल है शेखर, एखन तो बेस तरी पावो नाय बाजल है। अब यहाँ पे क्या है कि जैसे क्या होता है कि लगातार जो वो विराट जो वो पहले ही उसके भाई को शेखर को बहका देता है काफ़ी ज़्यादा कि तुम्हारा भाई ऐसे है वैसे है। और जब उसके घर में पैसा जब चोरी हो जाता है, एक बार होता क्या कि दोनों भाई में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, बैल वगैरह भी खरीद लेता है दोनों भाई। तो शेखर कहता है कि भैया सब कुछ तो ठीक चल रहा है हम लोगों के लिए, खेती बाड़ी भी अच्छा चल रहा है, लेकिन अगर हम लोगों के पास पानी पटाने के लिए एक पंप होता तो हम लोगों का खेती बाड़ी बड़ा आसानी हो जाता करने के लिए। इसके लिए क्या है कि हम लोगों को एक पंप खरीदने की आवश्यकता है। तो विवेक बोलता है कि ठीक है भाई, हम उसका भी प्रयास करेंगे और अगला जो हमारा तनख्वाह आएगा उसमें से कुछ पैसा होगा और तब तक धान वगैरह भी हो जाएगा, उन सभी को बेच करके जो भी पैसा होगा उसमें से हम लोग जो वो एक मशीन खरीद लेंगे। अब यहाँ पे किसी तरह से जो पैसा होता है धान वगैरह मिला करके और जो भी पुराना पैसा पिछला पैसा जो मिलता है तनख्वाह वगैरह, वो सब मिला करके 4,000 रुपये जो वो विवेक के पास जमा होता है। अब दोनों भाई बोलता है कि 4,000 तो हो गया है, 1,000 रुपया और घट रहा है, 5,000 पंप खरीदने के लिए हम लोगों को पैसा का ज़रूरत है। तो विवेक बोलता है कि चलो हम ऑफिस में जो जा कर के हम जो वो कुछ एडवांस ले लेते हैं 1,000 रुपया, वहाँ से क्या होगा कि हम लोगों का जो वो पानी पटाने का पंप जो वो खरीदा जाएगा। अब वो खरीदने के लिए मैनेजर जो कि ध्रुव सिंह नाम रहता है, रेवती इंजीनियरिंग वर्क्स का जो मैनेजर रहता है उसके पास जाता है और बोलता है कि मैनेजर साहब हमको 1,000 रुपये की आवश्यकता है, तो आप हमें दे दें एडवांस, हम पैसा फिर से जो हमारा तनख्वाह होगा उससे आप जो वो काट लीजिएगा। तो इस पर ध्रुव सिंह जो कि मैनेजर रहता है वो बोलता है कि 1,000 रुपया तो हम दे नहीं सकते हैं, उतना पैसा देने का अधिकार जो वो हमारे पास तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर तुम जिद कर रहा है और तुम एक ईमानदार काम करने वाला यहाँ का कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ पे जो जिस तरह से तुमने ईमानदारी के साथ कार्य किया है, तो तुमको जो वो हम 500 रुपया अभी हम दे देते हैं, और 500 रुपया अगर तुमको चाहिए कि और ज़रूरत है 1,000 रुपया, तो जा कर के तुम सेठ से बात कर लो, अगर सेठ तुम्हें बोल देता है तो हम वो भी 500 रुपया तुम्हें दे देंगे। और इस प्रकार से जो 500 रुपये यहाँ से ध्रुव सिंह दे देता है विवेक को। विवेक निकल करके पैसा लेकर के जैसे ही निकलता ही है, तब तक सेठ का नज़र पड़ता है कि आज विवेक ऑफिस में क्यों आया था। जा करके मैनेजर से पूछता कि विवेक यहाँ पे क्यों आया था। तो मैनेजर बोलता है कि वो पैसा एडवांस लेने के लिए 1,000 रुपया आया था। सेठ बड़ा थोड़ा आश्चर्य के साथ और गुस्से में थोड़ा बोलता है कि क्या तुमने पैसा दे दिया। तो मैनेजर बोलता है कि हाँ साहब, पैसा तो हमने दे दिया, उसे 500 रुपये दिए हैं, और 500 हम बोले कि अगर सेठ बोल देंगे तो वो भी 500 रुपये हम देंगे, लेकिन अभी हम 500 ही दे सकते हैं। सेठ काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करता है मैनेजर के ऊपर कि वो लोग एक छोटा मोटा काम करने वाला यहाँ का मजदूर है, तुम उन लोगों को बढ़ा चढ़ा कर इतना पैसा मत दिया करो, तुम कभी भी पैसा के मामले में जब भी कुछ बात होता है तो हमसे पूछ लिया करो। और इस पर काफ़ी ज़्यादा सेठ जो वो नाराज़ होता है और गुस्सा भी करता है मैनेजर पर। मैनेजर बोलता है कि माफ़ कीजिएगा, आज के बाद जो वो हम ऐसा गलती नहीं करेंगे। इस तरह से जो है वो अब तो सेठ जो है वो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं फंस जाता है। तो वो चाहता है कि चलो अब जैसे भी दे दिया है तो किसी तरह से जो वो विवेक से हमको बात करना पड़ेगा। अब विवेक को एक दिन बुलाता है, अगला दिन विवेक से बात करता है कि क्या बात है विवेक, तुमने पैसा लेने के लिए आया था, तुमको क्या ज़रूरत पड़ गया। तो बोलता है कि दरअसल हमको 1,000 रुपये की ज़रूरत है। तो सेठ पूछता है कि अचानक से तुमको इतने पैसे की ज़रूरत क्या पड़ गई। तो विवेक बोलता है कि हमको एक पानी पटाने का मशीन खरीदना है और इसीलिए हमको जो वो 5,000 तो यहाँ पे सेठ बोलता है कि 5,000 रुपये तुमको लगभग लग जाएगा मशीन खरीदने में, तो 1,000 रुपये से कैसे होगा। तो विवेक बोलता है कि 4,000 रुपये तो हम अब झूठ क्या बोले मालिक, 4,000 रुपया हम लोग जो वो पहले जमा करके रखे हुए हैं, 1,000 रुपया घट रहा है। अगर वो 1,000 आप हमें दे देंगे तो वो भी हमारा मशीन जो वो खरीदा जाएगा। तो सेठ बोलता है कि यह तो अच्छा बात है, लेकिन चलो ठीक है, हम तुमको 500 रुपया तो दे दिया आज मैनेजर, 500 रुपया तुम कल आकर के हमसे ले लेना। और इस प्रकार से क्या है कि सेठ वहाँ से विवेक को भेज देता है और फिर जो वो सोहन लाल जो कि एक चोर होता है उसको बुलाने का आदेश देता है कि जाकर के उसे सोहन लाल को बुला के लाओ। सोहन लाल आता है सेठ रेवती प्रसाद के पास, तो पूछता है कि क्या बात है आज हमें याद किया। तो बोलता है कि सोहन लाल तुमको एक काम करना है, तुम्हें
तो चोर बोलता है सोहनलाल कि जब आप हमें बुलाए तो उसी समय हमको तो पता चल गया कि आप किस लिए हमें बुलाएं, बताइए काम क्या है और किसके यहाँ काम करना है। उसे तो पहले पता है कि चोर को बुला रहा है तो चोरी करना ही होगा कहीं, या तो किसे मारना पीटना होगा या चोरी करना होगा, तो हमारा तो काम ही यही है, तो दूसरा काम थोड़ी ना बोलेंगे। तो ठीक उसी प्रकार से ये समझाता है कि हमारा ही एक कारखाना में काम करता है विवेक, उसके यहाँ तुमको जो उसके घर से जो पैसा चोरी करना है। अब 4,000 उसके पास पहले से रहता है और 500 रुपया आज जो एडवांस मिलता है मैनेजर के द्वारा जो दिया जाता है, 4500 रुपया उसके पास कुल जमा होता है और वो घर में बक्से में बंद करके रखता है ताला लगा करके। 3 चोर वहाँ पे उसके घर में घुसते हैं रात को। विवेक भी उसी घर में उसी रूम में सोया हुआ रहता है, लेकिन जब पैसा चोरी हो रहा था उस समय तक तो नींद नहीं खुलता है, लेकिन जैसे भागने के समय में जो वो किसी तरह से विवेक का नींद खुल जाता है। जब चोर को भागते हुए देखता है तो वो हल्ला भी करता है, जिसके कारण से उसका भाई शेखर और उसकी पत्नी रचना दोनों दौड़ करके भी आती है, पूछती कि क्या हुआ। तो विवेक बताता है कि चोर जो वो पैसा चोरी करके चला गया, हम लोग अब बर्बाद हो गए। इतना मेहनत से हम लोगों ने जो वो पैसा जमा करके रखा था वो सारा जो वो चोर ने चोरी करके ले गया। और यहाँ से दोनों भाई काफ़ी ज़्यादा अफसोस करते हैं और चोर का पीछा करना भी चाहते हैं, लेकिन रचना यहाँ पे मना कर देती है कि नहीं, रात को अकेले तुम लोग मत जाओ, चोर लोग जो वो बड़ा बदमाश होते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए उन लोगों को दोनों भाई को नहीं जाने देती है और रोक लेती है। सुबह वो विवेक बड़ा उदास मन से जो कारखाना जाता है, और कारखाना जाने के बाद वहाँ पे तब तक सेठ जो वो बड़ा खुश रहता है कि चलो उसका पैसा तो चोरी करके हमने मंगा लिया। वो पैसा सेठ के पास आ भी जाता है। अब सेठ जो वो बड़ा ही खुश रहता है कि चलो भाई अब हमारा तो काम हो गया। फिर से विवेक को बुलाता है कि क्या हुआ विवेक, अनजान बन करके वहाँ पे पूछता है कि क्या हुआ, आज तुम्हारा मन थोड़ा सा उदास लग रहा है। अरे लो, तुम्हें जो पैसा हमने बोला था वो पैसा आज हम रख दिए, हम सोचे कि हम ही तुमको पैसा जो वो दे दें। और 500 रुपये लेकर के और आवाज़ लगाता है कि ध्रुव सिंह, जो पैसा हमने दिया था 500 रुपये, वो पैसा दे दो हमको। और वो पैसा 500 निकाल करके देने लगता है विवेक को। तब तक विवेक बोलता है कि सेठ अब हमें इस पैसे की दरकार नहीं है। सेठ बोलता है कि भाई तुम्हें अचानक से क्या हुआ, कल तुम बोल रहा था कि इस पैसे की ज़रूरत हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और ये पैसा हमें ज़रूरत है, आप ज़रूर हमें पैसा दे दें। आज क्या हो गया कि तुम पैसा लेने से इनकार कर रहे हो। तो विवेक यहाँ पे बताता है कि अब पैसा 500 लेकर के क्या करेंगे, हमारे घर में जो पैसा था वो पैसा सारा चोरी हो गया। अब 500 रुपये लेकर के भी हम क्या करेंगे जब मशीन ही नहीं मेरा नहीं खरीदाएगा। तो यहाँ पे सेठ जो वो अंदर से तो बड़ा खुश हो जाता है, लेकिन फिर से किसी तरह से विवेक को समझाने का प्रयास करता है और बाद में क्या करता है कि देखो अब जो हुआ वो अगर हो सकता है कि तुम नहीं अगर चाहो तो जाकर के पुलिस में कंप्लेन कर सकता है, पुलिस में जाकर के जो ये एक रिपोर्ट लिखवा दो। तो विवेक बोलता है कि हम तो यहाँ पे पुलिस का रिपोर्ट लिखाने के लफड़ा में नहीं फंसना चाहते हैं। अगर अभी हम पुलिस में रिपोर्ट लिखाने के लिए जाएंगे तो पहले तो 1,000 रुपया हमसे पैसा वो मांगेंगे, 500,000 रुपये लेंगे, फिर वो लोग हमारे घर में आएंगे, खाना पीना दुनियादारी और उल्टा सीधा करके पैसा तो हमारा घूमेगा नहीं और उल्टा सीधा हमारा ही खर्चा हो जाएगा उसमें। फिर सेठ बोलता है कि ये भी सही बात है, तो अब किसी तरह से तुम्हें जो वो संतोष ही करना पड़ेगा और क्या करेगा, अब चोरी हो गया तो वो पैसा तो घूम नहीं सकता है, ना ही पुलिस तुम्हें वो पैसा दिला सकती है। तो जाने दो, अब संतोष करो, लेकिन फिर भी चलो, इतना कुछ हमारे लिए तुम हमारे कारखाना में ईमानदारी से काम किया है, चलो हम तुम्हें जो वो 5,000 रुपया आज दे देते हैं। अब ये पैसा तुम्हें ऐसे नहीं दे रहे हैं, इसके लिए तुमको कुछ जो वो सूद ब्याज देना पड़ेगा। लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद बोलता है कि चलो भाई, आज तक हमारे पूर्वज जो वो ब्याज वगैरह किसी से लिए नहीं, तो चलो हम भी तुमसे ब्याज नहीं लेंगे, सिर्फ इसका पैसा तुम हमें जो वो लौटा देना। और इस प्रकार से जो वो 5,000 रुपया जो वो विवेक को पैसा मिल जाता है। विवेक घर जाता है और जा करके जो वो मशीन खरीद करके ले आता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि विराट जो है वो शेखर को समझाने का प्रयास करता है कि तेरे घर से सुनते हैं कि पैसा चोरी हो गया था। ये जब मिलता है तो बताता है कि हाँ, विवेक शेखर बोलता है कि हाँ पैसा तो चोरी हो गया था, चोर चुरा करके ले गया था। तो फिर बोलता है कि और पता चला कि जिस रूम से चोरी हुआ उसी रूम में तेरा भाई भी सोया हुआ था, विवेक भी था। बोला कि हाँ ये भी सही बात है कि मेरे जो बड़े भैया थे वो उसी रूम में सोए हुए थे। तो बोले जब पैसा चोरी हो गया तो फिर तेरे भाई के पास अचानक से 5,000 रुपया आया कहाँ से, और फिर मशीन खरीद लिया तो वो पैसा तो कहाँ से आया। शेखर को लगता है कि सही बात, अगर ये पैसा चोरी हो गया तो फिर शेखर बोलता कि नहीं, हमने भैया को पूछा था तो भैया ने बोला कि
ये पैसा जो वो हमें सेठ ने दिया है। अब यहाँ पे लगता विराट जो वो उल्टा सीधा समझाने का प्रयास करने लगता है कि दरअसल अब झूठ क्या बोले हैं, वो पैसा तुम्हारे भाई के सेठ ने नहीं दिया है, वो तुम्हारे भाई ने तुमसे झूठ बोला है। बोला कि हम कैसे विश्वास करें, ये हो ही नहीं सकता, मेरे भैया हमें धोखा नहीं दे सकते। तो विराट बोलता कि चलो ठीक है, हम तुम्हें अगर कहीं हम उस सेठ से पूछा दें कि पैसा तुम्हारे भाई को नहीं दिया है, तो फिर तुम मानेगा ना हमारा बात। बोलता कि हाँ चलो ठीक है, देखते हैं। तो विराट क्या करता कि सेठ के पास लेते जाता है शेखर को, और वहाँ पे सेठ से बोलता कि सेठ, सुनते कि आजकल आप पैसा जो वो लोन के रूप में दे रहे हैं पैसा। तो बोलता कि नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, हम किसी को पैसा कहाँ दिए हैं। तो बोलता कि नहीं, हमने सुना कि विवेक को आपने 5,000 रुपया दिया है, तो हमें भी दरकार था पैसा का। अब सेठ तो ऐसे भी नहीं चाहता है कि किसी को हम और उसके बारे में जाने, और विवेक को भी यह बात बोल दिया था कि हम तो तुम्हें पैसा दे रहे हैं 5,000 रुपये, इसके बारे में किसी और जो भी यहाँ पे मजदूर है किसी को मत बताना कि हम तुम्हें 5,000 रुपया दे रहे हैं, नहीं तो सबको हमको परेशान कर देगा और तंग करने लगेगा। अब इस पर सेठ बोल देता है कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हम किसी को लोन वगैरह कुछ नहीं दिए, दिमाग खराब है, 5,000 रुपये कहाँ से आएगा, मेरा ऐसे कारखाना मेरा घाटा में चल रहा है, और 5,000 रुपये हम दे देंगे और हमको डुबाना है अपना कारखाना क्या। इस प्रकार से जब शेखर ये बात सुनता है तो शेखर को बड़ा गुस्सा आता है अपने आप में कि हमारा भाई जो वो हमसे झूठ बोल रहा है कि हमारा सेठ पैसा दिया, और सेठ यहाँ पे बोल रहा है कि नहीं, पैसा हम नहीं दिए। यहाँ से शेखर को विश्वास हो जाता है कि कहीं ना कहीं जो वो विराट हमसे सही बोल रहा है, हमारा भाई जो वो हमें धोखा दे रहा है। और यहीं से दोनों भाई के बीच में अलगाव पैदा करने की स्थिति जो वो उत्पन्न कर देता है विवेक और शेखर के बीच में, और यहीं से दोनों भाई के बीच में जो वो झगड़ा जो वो शुरुआत हो जाता है। इस प्रकार से शेखर अब धीरे धीरे जो वो घर में आनाकानी करने लगता है, काम धंधा भी ढंग से नहीं करता है। बोलता कि नहीं, अब हम लोग जो वो हम भी उतना ही काम करेंगे जितना तुम कारखाना में काम करता है, हम एक्स्ट्रा काम क्यों करें, हम दिन भर खेत में खटेंगे, आप जो वो अपना 7 घंटा 8 घंटा ड्यूटी से आएंगे आराम से, और आराम से घर में अपना आराम करेंगे, और हम दिन भर खटते रहें खेत में। ऐसा नहीं होगा। अब जो भी होगा हिस्सा बंटवारा जो वो सब इस तरह से होगा। अब यही चीज़ को जो विराट और समझाने का प्रयास करता है कि एक दिन क्या होता है कि जब ये दोनों के भाई के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई और इस हद तक आ जाता है कि पूरा बंटवारा का बात आ जाता है, तो विवेक बोलता है कि रचना, अब हमें जो है वो अपना कहीं ना कहीं असलियत रूप दिखाना पड़ेगा, और जो वो अब हमसे नहीं होगा बर्दाश्त। अब हमें जो वो कहीं ना कहीं शेखर को जो भी कुछ है वो सब कुछ सच्चाई हमें कर देना चाहिए, और इंसाफ इसके प्रति कर देना चाहिए। अब वहाँ से क्या होता है कि विवेक जो वो चल जाता है कोर्ट, और कोर्ट इसलिए जाता है कि अपना जो भी सारा संपत्ति रहता है वो सारा संपत्ति जो वो अपने छोटे भाई शेखर के नाम पे कर देता है। लेकिन यहाँ पे विराट क्या है कि उल्टा शेखर को बहका देता है कि नहीं, सो वो सारा संपत्ति जो है वो अपना और अपने पत्नी के नाम पे कराने के लिए गया है, और इसीलिए उसी का कागज वगैरह बनाने के लिए अकेले जो वो कोर्ट गया है, इसीलिए तुमको नहीं बोला। अब यहाँ पे शेखर जो वो और बहका देता है, और काफ़ी ज़्यादा शेखर गुस्सा भी जाता है। यहीं पे सलाह देता है कि कहीं ना कहीं जाओ तुम और अपने भाई को गोली मार दो। तो चलिए एक एक करके हम समझते चलेंगे, और यहाँ से इस प्रकार से जो वो यहाँ पे बातचीत होता है और यहीं पे बहकाने का प्रयास किया जा रहा है, इसी चीज़ को यहाँ पे बताया गया है। अब यहाँ पे बोलता है कि विराट, आज बड़ी चाड़े खेत से घूर रहल हैं शेखर, एखन तो बेस्तरी पाँचों ना बाजल है। शेखर बोलता है कि अब हार तोड़ के हैं, देख के जुग सिरा गेल विराट। अब जो वो हार तोड़ करके हम काम नहीं खटेंगे नहीं, उतना वो समय था जो चला गया। अब जो वो अब हमहू बड़ भाई तरी 8 से 5 खूंटाए गेल हों, अब दिन रात खेते खटक खेमता नखे हमरठिन। अब बोलता कि वो दिन अब पुराना चला गया जो कि दिन रात हम खटते रहेंगे, अब वैसा नहीं होगा। अब हम भी जितना देर कारखाना में खटता है उतना देर हम भी खेत में खटेंगे, उससे ज़्यादा नहीं काम करेंगे। अब हमारे पास उतना क्षमता भी नहीं रहा है कि हम उतना काम करें। लेकिन दरअसल यहाँ पे तो ईर्ष्या का बात चल रहा होता है। विराट बोलता है कि हाँ, ईटा भेलो ने एगो बात, और हाँ आज तोर बड़ भाई घरे नखो कहाँ गेल हो। शेखर बोलता है कि कोर्ट गेल हत। जगह बोलता है कि कोर्ट की खातिर। शेखर बोलता है ऊ एगो है ऐसने एगो बात जकर खातिर गेल है। विराट बोलता है खैर ईटा तोर आपन निजे के बात लगो, नाय कहबे तो नाय कह, मैं तो एगो बात कहियो तो कहतो हैं, एखन कोनो घारे तोर तो कोनो रकम के झमेला तो नाय करल है ककरो से।
तो शेखर बोलता कि अब आर सहे में के क्षमता क्षमता ना है विराट भाई। बोलता कि अब और क्षमता नहीं है विराट भाई, अब हमरा ऊ घरे रहना बड़ा जुलूम बुझा है, कुछू बुझे में ना आवे है जे की करूं। विराट बोलता कि बस भय गेलो सब सत्यानाश, अब हमें फुरछाए के बुझ गेलियो। अब यहाँ पे विराट बोलता कि हो गया ना, हम बोल रहे थे पहले ना कि ऐसा होने वाला है, अब हम समझ गए कि क्या हुआ है तुम लोगों के बीच में। जग्गा बोलता है कि की भेलक विराट। तो विराट बोलता है कि भेलक की ओहे भेलक जकर भावना हल, कि जो हम सोच रहे थे और जो हम बोल रहे थे वही बात हुआ, और क्या होगा ना मालूम। आज आजकल के छुआ सभे कते दिने अकील हते, अब देखना कचकच हिंदे शेखर से तनी कहा सुनी भेलक, हुंदे विवेक के कान खड़ा भय गेलक। शेखर बोलता है कि तोहर कहे के माने की हो। विराट बोलता है कि यदि तो इतना छोट छोट बात के बुझे ना पा रहे हैं तो तोर घर द्वार कैसे चलतो। अच्छा बताओ, तो कहीं तोर घर दुरा के बाटा बाखरा करे खातिर तो ना लड़ल है। शेखर बोलता है कि जखन भाई करे मन पलट जाए तो करल की जाए, सेटा तो बेस बात लागे। तो यदि यदि लड़ल हैं तो आपन हक खातिर लड़ल हैं, मकिन एकटा तो भाभे हजत हतो जे तोरा कायल पीठ पीठ देखबे हतो तो तोरा आजो देखबे पारो। अब यहाँ पे विराट जो वो समझाने का प्रयास करता है और धीरे धीरे बहकाने का प्रयास करता है कि अगर पहले पहले से तेरा भाई जो वो पीठ दिखा चुका है, कहीं ना कहीं तुमको धोखा दे चुका है, इसकी क्या गारंटी कि आगे भी धोखा नहीं देगा। आज सारा धन संपत्ति जो वो उसी के नाम पर है, हो सकता है कि कल जाकर के तुम्हें अपना हिस्सा नहीं दे तो क्या करेगा। कि तुम बच के पा रहे जे इस समय तोर बड़ भाई कोर्ट जाए की दरकार पर ले। शेखर बोलता है कि हमरो तो कोनो बुझे में ना आए रही कि एते घड़ी की करे खातिर और अकेले काहे गेल थी। तोय यदि इतना बुझनगर रहतले तो तोरा दुखे की हतलो, जबकि तोय जमी जगह के बखरा बांटे खातिर अपन भाई से झगड़ा करके ओकर कान के खड़ा कर देली। सोचे पारे जे तोर भाई एखन कोर्ट ई खातिर गेल हतो जेमे कि उ आपन बाटे के सभे कागज पत्र आगुए से मजबूत कर सके। ईटा छोड़ आर कोनो कारण होवे ना पारे, एकाएं कोर्ट जीवे। बोलता है कि इसका कारण एक ही हो सकता है कि वो जो भी अपना खेत बाड़ी का जो भी अपना कागज पत्र है वो सब अपने नाम करने के लिए गया है और अकेले जाने का कोई कारण नहीं है। जगह बोलता है कि दुइयो भाई के माझे कोना हिटा हिटी चल रहा है कि ने की। विराट बोलता है कि फरके रह इस सब से जगह बेकारे हमनी छठ में जेकर चुवा है वो अपन छाड़ता है। अब यहाँ पे विराट बोलता है कि हम लोग साइड में रहो जगह, हम लोग इस सब चक्कर में मत फंसो, हम लोग बेकार में बदनाम हो जाएंगे। जकर चुआ है वह अपन छाड़ता है, यानी जिसको दिक्कत है वो अपना समझ लेगा, हम लोग काहे बीच में पड़ने जाएंगे। शेखर तो कि भाई हमरा एते दूर तक धोखा देता। तो शेखर बोलता है कि तो कि भाई हमरा इतना दूर तक धोखा देगा, ऐसा तो नहीं हो सकता है। यह बात तो तोरा मने अपन भाई खातिर आगू हलने जे तोरा पेटे छुरा मारे ना पारे, वो पीठे मार तक ईटा कोनो अजगुत ना। विराट फिर समझाने का प्रयास करता है कि यही बात तो तुम्हें पहले भी लगता कि हमारा भाई हमें धोखा नहीं दे सकता, लेकिन आखिर में दिया ना। देखो आज तो कल तुम्हें पैसा को लेकर के धोखा दे दिया, आज जो वो अपना सारा कागज अपने नाम पे कराने के लिए चल गया। इस प्रकार से जो वो शेखर को लगातार जो वो बहकाने का प्रयास करता है। शेखर बोलता है कि ओ ई तरी आर कोनो ना हमें फुचाए जाए, हमरा ई दुइयो जनी मर्द मिल के जन्मे मूर्ख बना के रखला, ई दुनिया देखे देला ने बुझे देला। तो विराट बोलता है कि तकर मजा आज बुझ रहे ने, ईटा कोनो भाड़े के बात तो ना लगे। शेखर आप जे की करो कंधे जाओ कुछ बुझे में ना आए रहे। विराट यहाँ पे थोड़ा सा मोट निकास फेर करके बोलता है कि तोरा एगो बात कहियो मानबे। शेखर बोलता है कि कह। देख भाई तोय कोनो ऐसन तैसन ना बुझली हैं, तोय उठल है तो बजीक रहल है, ने तो हमरा कथिक धक है, हमें कहबो खर्रा चाहे गोली लागतो चाहे छर्रा। हाँ की कहे खोजा है हलो, हाँ ए तो तोर घरे बंदूक हो ने। शेखर बोलता है कि बाबू बंदूक है तो मैं तो एकर से की मतलब। विराट बोलता है कि हाँ तनी देखी जगह शेखर के सुधे बंदूक के नामे एकरा छेड़ दिए लागल है,
ई लोग कधियो अपन जिंदगी में कुछ करे पारतक। अब यहाँ पे विराट जो वो अपने जगह को बोलता है कि देखो जगह, आज इसके घर में बंदूक भी है लेकिन इसे चलाने के लिए अभी आज तक जो वो नहीं सीखा है, और पूछ रहा कि क्या दरकार है उसका। अब बताओ तुम्हें कि क्या इसका दरकार है। अब शेखर बोलता कि मुदा बंदूक तो हमें चलवे है ना जानो हो, वो तो गैर मौका में भाई चलवाहत। तो विराट बोलता कि बेवकूफ़ कहीं के, तो कि हमर कहे के एहटे माने हल जे तोय आपन भाई के जाके गोली मार दी, एकर से तोरा फायदे की हतो। तो बोलता है शेखर तबे। विराट बोलता है कि तबे की, अरे ऊ हमें एगो तोरा उपाय बतवा हलियो। तोर भाई कोर्ट गेल हो ने ओकरा आवे दी, फिर जाके जब ऊ एकाएं घरे रहतो तखन तो कोनो तरी बंदूकवा निकाल के और डिगर नियर ऐसा ना एकदमे कोकरे के बाझल रहबे। तो जो अपन भाइये के भीड़ और अपन बखरा सब कागज पत्र वकील से बनवा के संगे ले जो, और जाके ओकर आगू तर रख दी, और कहीं कि एकर में सुगुम बेर सही कर दे, और ना तो आज हमें फैसला करिए कायल हो। आज या तो अपन बखरा ले के लेबो या तो फिर तोर जान लेबो। तनी छैब करिए हुआ, और एकरा से हवे पारे कि तोर भाई दबर जा और तोर कागज पर सही कर दो, बुझले ने। और यदि हमार ई दबैया काम कर गेलो तो बुझिए कि सांपू मोर तक डांगो ना टूटत। अब यहाँ पे क्या कि विराट जो वो बहका रहा है शेखर को कि ऐसा करो कि तुम्हारे घर में बंदूक है, जैसे तेरा भाई कोर्ट से आता है तो किसी तरह से तुम बंदूक घर से निकाल करके और अपना ले लेना, और जा करके क्या कि वकील से सारा कागज अपने नाम से बना लो, और अपने भाई को बोलना कि चलो चुपचाप से जो वो इस कागज पर साइन करो, और नहीं तो आज हम फैसला करके आए, या तो इस कागज में साइन करवाएंगे या तो तुम्हें गोली मार देंगे आज। और इस प्रकार से वो लगातार जो वो बहकाने का प्रयास करता है, और बोलता है कि अगर ये हमारा फॉर्मूला काम कर गया तो सांप भी मर जाएगा और डंडा भी नहीं टूटेगा, यानी भाई भी मर जाएगा और सारा धन संपत्ति भी तेरा हो जाएगा। अब यहाँ पे जग्गा बोलता है कि मान गेलियो बाबू तोरा गुरु की दिमाग खटले रे। अब यहाँ पे जग्गा जो वो थोड़ा सा विराट का तारीफ करता है, तो विराट बोलता है कि मुदा शेखर ऐसने करे पार तक तबे ने। तो विराट बोलता है कि की करबे जगह ये सब हमने तो सोचा ही है, लेकिन शेखर ऐसन करे पारत तब ने। शेखर मुझसे के बोलता है कि हाँ ऐसन कर लेवे विराट भाई, ठीक है कहा है तो हैं, हमें आजे सांझे जाके वकील साहब ठीन अपन कागज पत्र बनवा ले हैं, और जा करके आज ये सब काम जो वो हम करब। विराट बोलता है कि हाँ जाए ने। अरे बाबा जमी जगह के ई जोगे हाथवे खातिर कते किस्म के दहंज जो है वो उठवे पड़े है, ईटा तो की जाने गए एखन तोर उमेरे की भेल हो। तनी सुन, यदि ढीठ बने पार गए तो फिर जिंदगी भर चीची भात रहतो, आर तोय अपन बड़ भाई के कोनो मार थोड़े रहली, ऊ तो छूछे एगो छैब कर भी तोय। अब यहाँ पे कि समझाने का प्रयास करता है कि तुम सिर्फ उस तरह का नाटक करना, तो मार थोड़े ना रहा है अपना भाई को, सिर्फ बंदूक तानना और बोलना कि साइन कर दो। हो सकता है कि डर से अगर साइन कर दिया तो अच्छा है कि भाई भी बच जाएगा और सारा संपत्ति भी तेरा हो जाएगा, तो मार थोड़े ना रहा है। शेखर बोलता है कि ठीक है तो हम जा ही, और इस तरह से शेखर जो वहाँ से चल जाता है। जगह फुसकल भावे बोलता है कि ई तरह तरह दुइयो भाई के कते दिन से झकझक चल रहा है। विराट बोलता है कि मुदा अब ढेर दिन तक आर ना चल तक, साला विवेक फॉर्मेने पूछ बनल है। अब तो छूछे देखल जो जगह कि जे ई घार के तरी घोंघराए जाए है, अब किस तरह से जो वो ख़त्म करते हैं, और भाइये फूट कर बर्बाद ना कर लिए तो हमरो नाम विराट ना। और वो पूरा हंसते हुए ये बताने का प्रयास करता है। अब यहाँ पे विराट बोलता है कि साला वो हमको जो वो परेशान कर रहा था, अब देखो कि उसका घर हम कैसे तोड़ते हैं। और यहाँ पे जो वो जगह को बताता है और वो बड़ा ही खुश हो जाता है। तो एकांकी नाटक में इतना ही बताया गया है, लेकिन आगे चल करके आप सभी को पता ही है पूरा नाटक अगर आपने पढ़ा होगा तो वहाँ पे पता चल जाएगा कि आगे चल करके विवेक के पास ठीक उसी प्रकार से शेखर जाता भी है और बंदूक तानता है, और बंदूक तानता है, गोली चलाता भी नहीं, लेकिन पीछे छिप करके विराट अपना पिस्तौल से जो वो गोली चला देता है और वहाँ से विवेक को गोली लगता है छाती में, जिसके कारण से विवेक का मौत हो जाता है। अब मौत होने से पहले थोड़ा सा क्या कि
विवेक जो है वो अपनी पत्नी रचना से कहता है कि रचना, शेखर को माफ़ कर देना, जो भी है गलती भले ये कितनों भी किया है लेकिन फिर भी, और आज के समाज में जिस तरह से भाई भाई में होता है उससे तो कहीं बहुत अच्छा मेरा भाई रहा है शेखर। हो सकता है कि आज किसी के बहकावे में आ गया हो और लो, हमने जो वो सारा धन संपत्ति जो अपना है वो सारा शेखर के नाम कर दिया है, यह कागज़ जो वो उसको दे देना और उसे माफ़ कर देना। और इस प्रकार से जो वो विवेक मर जाता है। रचना भी जो कागज़ जो है वो शेखर के सामने जा कर के फेंक देता है कि लो, जिस भाई के लिए तुमने, जिस संपत्ति के लिए तुमने भाई को मार दिया, लो सारा संपत्ति तुम्हारा भाई पहले ही तुम्हारे नाम कर चुका था। और वो जब कागज़ जब देखता है तो शेखर जो बड़ा सन्न रह जाता है, बड़ा ही पछताने लगता है कि जिसके लिए हमने भाई को मार दिया, भाई तो पहले ही हमारे नाम पे सारा धन संपत्ति कर चुका था। और वो काफ़ी ज़्यादा पछताता भी है। अंततः कोर्ट में कह सकते हैं कि फैसला सुनाया जाता है। फैसले जब होने का होता है तो यहाँ पे गिरफ्तार होकर के शेखर तो जेल चल जाता है, लेकिन कोर्ट में जब फैसला होता है तो उस समय जो विराट की पत्नी रहती है भावना, वो भी कहीं ना कहीं विराट से काफ़ी ज़्यादा तंग रहता है। विराट लगातार कभी दारू पी करके गाली गलौज, मारना पीटना, ढंग से खाना पीना भी उसके घर पे व्यवस्था नहीं होता है, जिसके कारण से बड़ा ही तंग रहती है उसकी पत्नी भावना। अब यहाँ पे जब मार करके पिस्तौल जो लेकर के अपनी पत्नी भावना को देता है विराट, और बोलता है कि इसको छुपा करके रख देना, नहीं तो हमारा जो वो फांसी का सज़ा भी हो सकता है। और इस प्रकार से बोल देता है, लेकिन अंततः जो है वो भावना लास्ट में क्या है कि कोर्ट में जो वो गवाही दे देती है कि नहीं, सो दरअसल विवेक का हत्या जो वो शेखर नहीं किया है, विवेक का हत्या जो वो हमारा पति जो है विराट ने किया है। वो तो सिर्फ बंदूक खींचा था, लेकिन दरअसल उसका निधन जो हुआ वो पिस्तौल से हुआ है, ना कि उसके बंदूक से हुआ है। और इस प्रकार से वहाँ पे जब सारा सबूत वगैरह पेश किया जाता है तो जज साहब वहाँ फैसला सुनाता कि सही बात है कि विवेक की हत्या जो वो शेखर ने नहीं, जबकि बल्कि जो वो विराट ने किया है। और यहाँ से जो विराट को फांसी की सज़ा सुनाई जाती है, जो कि भावना का उसमें सबसे अहम योगदान माना जाता है। उसी के सबूत और गवाह के आधार पर जो वो अंतिम निर्णय होता है। और इस प्रकार से ये पूरा नाटक का एक दुखांत यानी दुख के साथ अंत होता है। और यही कहानी है इस नाटक का पूरा। तो कुल मिलाकर के अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो यह नाटक आपको पहले से पता चल गया होगा। अगर आपको यह नाटक और भी डिटेल में अगर जानना है तो उस वीडियो का लिंक जो वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। पूरा नाटक हमने वहाँ कंप्लीटली पढ़ा है, तो अगर आप चाहें तो उस वीडियो को देखेंगे तो वहाँ पे सारा चीज़ जो वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए इस नाटक से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग देखते हैं कि कैसे कैसे प्रश्न जो इस नाटक से पूछा जा सकता है। सुकुमार के लिखल एकमात्र प्रकाशित खोटा नाटक लागे, तो वो है डाह नाटक, जो कि सुकुमार के द्वारा लिखा गया एकमात्र प्रकाशित खोटा नाटक है डाह नाटक। डाह नाटक के अब तक कई गो संस्करण प्रकाशित भेल है, तो 3 बेर एकर प्रकाशन जो भेल है, 1992 में, 2010 में और 2019 में 3 बार इसका जो प्रकाशन भय गेल है। डाह नाटक के पहिल संस्करण की भूमिका शिवनाथ परमाणिक कौन बछर लिखल रहे। तो अब देखिए सवाल यहाँ पे 2-3 तरह से पूछा जा सकता है कि डाह नाटक के पहिल संस्करण की भूमिका के लिखल हत, तो शिवनाथ परमाणिक लिख लिया था। कब लिखल हत, तो 1992 ईस्वी में। डाह नाटक के दोसर संस्करण कर भूमिका के लिख ले हत, तो उ लिख ले हत BN औधार, जो कि 2010 में दूसरा संस्करण इसका आया था। डाह नाटक कर पहिल मंचन कौन बछर आर कहाँ भेल रहे, तो 7 फरवरी 1984 ईस्वी को भेंडरा में सरस्वती पूजा के शुभ अवसर पर जो वो इसका जो वो मंचन किया गया था इस नाटक का। तो ये भी सवाल बन सकता है कि कब इसका नाटक किया गया था। ईस्वी आप जरूर याद रखेंगे, 1984 ईस्वी में और भेंडरा में हुआ था। डाह नाटक कैसन नाटक लगे, तो यह घटना प्रधान एक नाटक है, घटना प्रधान नाटक है, जो कि एक सामाजिक नाटक है। डाह नाटक के लेखक का नाम बतावा, तो डाह नाटक के लेखक का नाम है सुकुमार, जिनका पूरा नाम है सुरेश कुमार विश्वकर्मा। अगला सवाल है कि डाह माने की हवा है, तो डाह माने हवा ईर्ष्या, जलन, परपरी, परसीना, ये सभी जो वो डाह का पर्यायवाची शब्द है। डाह नाटक में कई गो जनी पात्र है, तो डाह नाटक में 2 गो जनी पात्र हैं। कौन कौन, रचना और भावना। लेकिन एक लड़की के बारे में भी यहाँ पे चर्चा होता है, जो कि मुन्नी नाम है, जो कि विराट की बेटी रहती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगर आपने पूरा नाटक पढ़ा होगा या पूरा नाटक आपने सुना होगा हमारा क्लास में, तो आपको पता चल गया होगा कि मुन्नी कौन है और बंटी कौन है, जो कि बंटू या तो बंटी, जो कि भावना का या विराट का ही बेटा रहता है। डाह नाटक में कई गो खांधा यानी अंक है, तो यहाँ पे खांधा जो प्रयोग किया गया शब्द का वो दरअसल अंक को बोल रहा है ना, अंक को खांधा बोला गया है। तो डाह नाटक में 3 अंक है यानी 3 खांधा है।
और कितना दृश्य है यानी मोहड़ा, यहाँ पे दृश्य को मोहड़ा बोला गया, तो ये दृश्य कितना है तो 11 गो दृश्य है और 3 गो अंक है। अब यहाँ पे क्या कि कई किताबों में आपको क्या कि 12 दृश्य बताया जा रहा है। दरअसल 12 दृश्य इसलिए बताया जा रहा है कि 11 तो दृश्य है और एक पहला जो घर मड़ौनी के नाम से जो दिया गया है वो दरअसल क्या है कि पूरा नाटक का एक संक्षिप्त विवरण हाईलाइट बताया गया है ना। जैसे किसी फिल्म का ट्रेलर में आपको क्या कि फिल्म के बारे में बताया जाता है ना, ठीक उसी प्रकार से ये नाटक का एक ट्रेलर के रूप में दिखाया गया है जिसका नाम जो वो मड़ौनी रखा गया है, घर मड़ौनी। तो उसको भी जोड़ करके यहाँ पे 12 दृश्य बताया जाता है, लेकिन वास्तविक रूप में दृश्य जो है वो 11 ही है। ये आपको ध्यान रखने हैं। अगला सवाल है कि डाह नाटक की शुरुआत कौन नाम से करल गेल है। तो डाह नाटक का शुरुआत जो वो घर मड़ौनी के नाम से किया गया है, जो कि नाटक का एक संक्षिप्त विवरण है या संक्षिप्त कह सकते हैं कि वर्णन किया गया वहां पे। डाह नाटक के मुख्य खल पात्र लागे। तो डाह नाटक का मुख्य पात्र तो यहाँ पे ऐसा कोई विशेष करके चर्चा तो नहीं किया गया है, लेकिन अगर देखा जाए तो विवेक, शेखर, विराट, रचना, भावना, ये सभी जो वो कुछ मुख्य पात्र हैं। लेकिन इसमें खल पात्र जो वो स्पष्ट किया गया है, जो कि विराट है इसका खल पात्र। विवेक की हत्या के करो है तो विवेक की हत्या विराट करो है। विवेक की हत्या के आरोप ककर ऊपर लागू है। तो विवेक की हत्या के आरोप ककर ऊपर लागू है तो शेखर के ऊपर लागू है। विराट कौन कारण विवेक के शत्रु बन जा है। तो कामचोर विराट के शिकायत करे के चलते हाजिरी काटे कार कम वेतन दिए के लेल जो वो विराट जो वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करता है, जिसके कारण से एक दूसरे के शत्रु यानी जो वो एक दूसरे का जो वो शत्रु बन जाता है। शेखर के बड़ भाई के नाम की रहे। तो शेखर के बड़ भाई के नाम विवेक रहे। डाह नाटक के कौन एक आदर्श भाई देखवल गेल है। तो विवेक के जो वो एक आदर्श भाई के रूप में जो वो इस नाटक में दिखाया गया है। रचना ककर भौजी है। तो रचना जो वो शेखर के भौजी यानी विवेक की पत्नी थी, है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, शेखर के भौजी हली। शेखर अपन बोड़ भाई से केकर बहकावा में झगड़ा कर रहा है। तो शेखर को कौन बहका रहा था, तो विराट बहका रहा था, और विराट के बहकावा से ही जो वो शेखर अपने बड़े भाई विवेक से जो वो लड़ाई कर लेता है और अंततः जो वो मरने और मारने पर उतर आता है। लेकिन दरअसल वास्तविक रूप में हत्या जो उसका करता है वो विराट ही करता है। विवेक कौन फैक्ट्री में काम करू हल। तो रेवती इंजीनियरिंग वर्क्स में यह फैक्ट्री में काम करू हल विवेक। शेखर कहाँ काम करू हल। तो शेखर जो वो अपना खेत में खेती बाड़ी करता था, है ना, खेती बाड़ी का काम धाम करता था और वो घर अपना संभालता था। विराट और जगह कहाँ कमियां हला। तो विराट और जगह यही कारखाना में जो यही फैक्ट्री में जो ये लोग भी काम करते थे, रेवती इंजीनियरिंग वर्क्स में। विराट के जनिक नाम की हले। तो विराट के जनिक नाम हले भावना। विवेक के असली कातिल के पकड़ावे में कौन गवाह दे है। तो विवेक के असली कातिल के पकड़ावे ले कौन गवाह दे है। तो भावना दे है, जो कि विराट की बहुरिया यानी विराट की पत्नी रहती है, जो कि खुद अपने पति के विरुद्ध में जो वो वहां पे गवाह देती है। विवेक अपन जमीन ककर नामे लिख दे लग रहा है। तो विवेक अपना भाई शेखर के नाम पे जो वो सारा जो धन संपत्ति जो वो अपना सारा जमीन जो वो उसी के नाम पर पहले लिख चुका होता है। रेवती इंजीनियरिंग वर्क्स के मालिक के रहे। तो सेठ रेवती प्रसाद उसका नाम था, और सेठ रेवती प्रसाद इसीलिए रेवती नाम से ही इसका फैक्ट्री का नाम भी रखा गया था, रेवती इंजीनियरिंग वर्क्स। रेवती इंजीनियरिंग वर्क्स के मैनेजर का नाम क्या था। तो उसका नाम था ध्रुव सिंह। ध्रुव सिंह ही जो था उस रेवती प्रसाद का इंजीनियरिंग वर्क्स जो मैनेजर का नाम था वो ध्रुव सिंह था। विराट के छौवन के की नाम रहे। तो विराट के छौवन के नाम यानी विराट का बेटा बेटी का नाम क्या था। तो बेटा का नाम बंटू या बंटी था और बेटी का नाम मुन्नी था। कुछ जगह पे बंटू लिखा हुआ, कुछ जगह पे बंटी लिखा हुआ, इसलिए दोनों हमने लिख दिया। आपको जो ऑप्शन में मिले सवाल के हिसाब से वो आप टिक कर लीजिएगा। विवेक ध्रुव सिंह मैनेजर से कितना एडवांस ले है। तो विवेक जो वो ध्रुव सिंह से 500 रुपया एडवांस लेता है। मांगता तो 1000 रुपया है, लेकिन उसे 500 रुपया दिया जाता है। बोलता कि 500 रुपया सेठ से अपना बात कर लेना, अगर सेठ बोल दिया तो हम बाद में दे देंगे। अब ये जरूरत क्यों पड़ा, पानी पटवे पंप लिए के लिए यह पैसा जो वो जरूरत पड़ा था। विवेक आपन से कितना रुपया जुगावल रहे। तो अपने से वो 4000 रुपया जो वो जुगाड़ किया था। 4000 रुपया तो वो अपने से जुगाड़ किया था, और पंप के लिए उसे 5000 की आवश्यकता थी, यानी इसलिए 1000 रुपया घट रहा था, और यही 1000 रुपया जो वो एडवांस मांगने के लिए गया था। लेकिन 500 रुपया वहाँ पे मिलता है और 500 रुपया बोलता है कि अगला दिन ले लेना। विवेक के कते रुपया चोरी भेल रहे। तो विवेक के चोरी जो हुआ था वो 4500 रुपया हुआ था। 4000 तो उसके पास जमा था और 500 रुपया आज एडवांस लिया था। अब ये पैसा जैसे पता चलता है सेठ को, तो सेठ रेवती प्रसाद ही है जो वो अपना आदमी भेज करके
जो वो इसका पैसा जो वो 4500 रुपये जो वो चोरी करवा देता है। विवेक के जोगवल पैसा के चोरी के करवावो है तो फैक्ट्री के मालिक रेवती प्रसाद जो वो यह पैसा जो वो चोरी करा देता है। डाह नाटकें आयल चोरे का नाम की रहे तो चोरी का नाम रहता है किशन लाल जो कि इस पैसा को चोरी करता है। चोरी करावल बातें सेठ रेवती प्रसाद विवेक के कते रुपया दे है तो 5000 रुपया जो वो विवेक को दे देता है। विराट विवेक की हत्या कौन हथियार से करो है तो वो हत्या जो करता है वो पिस्तौल से करता है ना, इसका सही आंसर हो जाएगा पिस्तौल से। डाह नाटक के पहिल प्रकाशक लगे तो डाह नाटक के पहिल प्रकाशक लगे मूर्ति देवी भेंड्रा बोकारो। अगला सवाल है कि सुकुमार जी हिंदी में कौन कौन नाटक लिखल हत तो हरिश्चंद्र तारामती, सिकंदर आजम और ज्वाला दहेज की। ये तीनों रचना जो तीनों जो वो खोटा नहीं, ये हिंदी नाटक है और इसको लिखा है सुकुमार जी के द्वारा ही। सुकुमार जी कौन कौन सम्मान मिलल रहे तो सुकुमार जी को अगर बता दें तो खोटा रत्न, अखड़ा सम्मान, श्रीनिवास पानबरी साहित्य स्मृति सम्मान और झारखंड सरकार कला सम्मान, ये सभी सम्मानों से सम्मानित किया जा चुका है इनको। आज का आखिरी सवाल है और इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि जग्गा के रहे, विवेक के साथी, विराट के साथी, विवेक के भाई या फिर फैक्ट्री के मैनेजर। तो इसका आंसर आप जो है वो कमेंट करके हमें बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। और उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा और आप आसानी से उन सारे वीडियोज़ का बेनिफिट्स उठा पाएंगे। और उम्मीद करेंगे कि आप इसी तरह से हमारे साथ विश्वास बना रखें, निश्चय ही यहाँ से आपको बेनिफिट्स नज़र आता होगा और आगे भी आप इसी तरह से हमारे साथ बने रहें। डेफिनेटली यहाँ पे हम लोग जो आपके प्रति जो बेस्ट कंटेंट देने का प्रयास करते हैं और लगातार इस पर जो वो हम लोगों का जो वो प्रयास जारी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।